हेलो गाइस, हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ओके, हम लोग स्टडी करेंगे। लेट अस स्टडी। हम एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ट्राइबल एरियाज़ की, उसकी हिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे और ट्राइबल की पॉलिसीज़ को स्टडी करेंगे, उसकी प्लान्स को स्टडी करेंगे। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या प्लान्स हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ट्राइबल्स का। ओके, तो अब देखा जाए कि जो मुस्लिम रूलर्स थे मेडिवल पीरियड में, तो उन्होंने ज़्यादा इंटरवेन नहीं किया। जो ट्राइब्स के जो लॉज थे, जो उनका लाइफस्टाइल था, उसमें इंटरवेन नहीं किया। तो अब जो मुस्लिम रूल के आने से जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुई, जो पॉलिटिकल चेंजेस हुई, जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुई, उसका इम्पैक्ट ट्राइबल्स के ऊपर नहीं पड़ा। हाँ, जब ब्रिटिशर्स आ गए तब जो है ब्रिटिशर्स के आने तक तो ट्राइबल्स जो थे वो फॉरेस्ट के मास्टर्स थे और अपनी एंसेस्ट्रल लैंड्स के वो उनके कंट्रोल में थी। ओके, तो अब वो सेटलमेंट अगर कुछ रिलेशन होता भी था उनका, तो वो नॉन ट्राइबल प्रिंसेस के साथ होता था, या फिर उनके जो ट्राइबल के जो चीफ्स होते थे उनके साथ वो सेटलमेंट्स करते थे। बट ज़्यादा इंटरफेरेंस ट्राइबल के कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं करते थे। अब इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश रूल आ गए, तो क्या हुआ कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, पहले तो वो मास्टर थे, अब उनको वहाँ से बेदखल कर दिया। ओके, तो ट्राइबल एरियाज़ को कहा कि इनको कहा गया कि आप लोग तो एनक्रोचर्स हैं, ट्राइबल्स एनक्रोचर्स कहा गया, और इनको कहा गया कि आपने फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, और उनको कट ऑफ कर दिया कहाँ से, ट्राइबल एरियाज़ को, जो ट्राइबल लोगों से कट ऑफ कर दिया। ओके, तो अब बेसिकली उनका मकसद क्या था, एक्सप्लॉइट करना फॉरेस्ट रिसोर्सेज को और ट्राइबल लोगों को भी एक्सप्लॉइट करना। ओके, अब बड़ी सारी जो हैं ब्रिटिश ने एक्सक्लूड किया ट्राइबल्स को, है ना। तो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 13 ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833। तो वो आया, फिर उसके बाद रेगुलेशन एक्ट आया 1873। ओके, तो जो गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये 1919, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935। ओके, तो अब गवर्नर जनरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत गवर्नर जनरल को पावर्स दी गई। गवर्नर जनरल से उन्होंने एक अपॉइंट किया, तो गवर्नर जनरल्स को कहा गया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वो करेंगे, पॉलिटिकल लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन को वही देखेंगे। ठीक है, और वो अपने उन्होंने आगे फर्दर लोकल ऑफिशियल्स को एम्प्लॉय किया होता था, तो जो कि उनके बिहाफ पे एक्ट करते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें ये हुआ कि गवर्नर जो है
क्रिमिनल जस्टिस के लिए, सिविल के लिए और क्रिमिनल जस्टिस के लिए स्पेसिफिक रूल्स होते थे। लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करना, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन करना, सिविल जस्टिस इंश्योर करना, क्रिमिनल जस्टिस इंश्योर करना। ठीक है, तो उन्होंने एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट किया कहाँ पे? सिंगबम एरिया में। सिंगबम एरिया बेसिकली क्या है? वो ट्राइबल एरियाज है। ओके, तो नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंसेस बनाएगी। तो नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंसेस मीन्स वो प्रोविंसेस जिनके ऊपर रेगुलेट नहीं किया गया, नॉन रेगुलेटिंग। तो उनके ऊपर अगर उनके लिए क्या करा, उनके लिए अलग से एक बनाया गया स्पेशल रूल्स बनाए गए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया ट्राइबल एरिया सिंगबम एरिया को, तो वहाँ पे स्पेशल रूल्स बनाएंगे वहाँ के लिए। किसके लिए? फॉर सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। ओके, और इससे क्या हुआ? ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट हुआ क्योंकि उनको बेदखल कर दिया गया। तो रेबेलियन किया उन्होंने। ठीक है, तो संथल रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, तो बड़े सारे संथल रिवॉल्ट की बात करें, कोल्ड रेबेलियन की बात करें, तो वो उनके रेबेलियन किसके खिलाफ होते थे? उनको जब फोर्सफुली उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बेदखल करती थी अपने ट्राइबल एरिया से, तो उसके अगेंस्ट वो रेबेलियन करते थे। ओके, संथल ने रिवॉल्ट किया, कोल ने रिवॉल्ट किया। ठीक है, तो ये आउटकम क्या हुआ? ब्रिटिश पॉलिसीज का आउटकम था कि ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट किया। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जैसे हम बात करते हैं वेरियर एल्विन ने कहा कि एक नेशनल पार्क्स बनने चाहिए ट्राइबल्स के लोगों के लिए, और ताकि ट्राइबल्स लोग जो है वो अलग रह सकें, आइसोलेशन में रह सकें। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स बनने चाहिए। तो अब बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने भी पंचशील जो है वो अडॉप्ट किया। तो पंचशील अडॉप्ट किया, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताया कि हमने ट्राइबल की अपलिफ्टमेंट कैसे करनी है। ओके, तो जो ट्राइब्स थी, जो ब्रिटिश टाइम के जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ थी, जो ग्रुप्स थे, उनको हमने रिक्लासीफाई किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट किया, तो उसमें उनको क्लासीफाई कर दिया हमने एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो और यहाँ पे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में थे, न्यूमेरिकली डोमिनेंट थे, है ना। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रोविज़न किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो 5th शेड्यूल में उस टाइम पे 10 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, हिमाचल प्रदेश की, झारखंड की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, उड़ीसा की, तेलंगाना की। तो ये जो हैं, ये इनको हमने कैटेगराइज किया, 10 स्टेट्स को हमने डाला किसमें? शेड्यूल्ड एरिया में, अंडर 5th शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर डाला अंडर 5th शेड्यूल। ओके, अब यहाँ पे 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में हमने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट हमने 1996 में लागू किया, तो फॉर मोर डेमोक्रेटाइजेशन।
इसको लागू किया गया, 5th शेड्यूल एरियाज में भी इनको लागू किया गया। वेरियर एल्विन ने भी काफ़ी दिया। ओके, अब बड़े सारे हमने देखा, ऐसे हमने हिस्ट्री कैसे रही एडमिनिस्ट्रेशन की ट्राइबल एरियाज, वो हमने एक्सप्लेन आपको, है ना। अब ट्राइबल पॉलिसीज़ की बात करते हैं, प्लान्स की बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं। ओके, कि ट्राइबल की डेवलपमेंट कैसे की जाए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाए। ओके, तो अब अप्रोचेस देखा जाए तो पहले इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच थी। तो जो डिसिप्लिन है डिफरेंट, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने स्टडी किया ट्राइब्स के बारे में। ओके, तो अब किस तरह से इन्होंने, किसी ने फिजियोलॉजी एस्पेक्ट्स को स्टडी किया, किसी ने पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी किया, किसी ने इकोनॉमिक बेसिस को स्टडी किया। ओके, तो उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में हम कैसे करेंगे, इसके अप्रोच में हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया बेसिकली, उन्होंने जो है एथनोलॉजी के बारे में स्टडी, उन्होंने कल्चर्स के बारे में स्टडी की, ट्राइबल के इथनोग्राफिक डिटेल्स स्टडी की। तो इथनोग्राफिक डिटेल्स ने हेल्प की उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ ने कहा कि ट्राइबल्स के लिए नेशनल पार्क्स बनने चाहिए, उनको आइसोलेट करके रखना चाहिए, ठीक है। और थर्ड अप्रोच थी इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच। तो बाय एंड लार्ज जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो कहते थे कि ट्राइबल्स को इंटीग्रेट करना है मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो बट एंथ्रोपोलॉजी के अप्रोचेस को अगर हम देखें, इंटीग्रेशन अप्रोच अप्लाई की, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया आइसोलेशन अप्रोच का, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एथनोग्राफिक स्टडी की। तो 3 तरह की अप्रोचेस में आती हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अकाउंट बनाया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर्स ने स्टडी की, उसके बाद जो इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच अपनाएगी, उसके बाद आइसोलेशनिस्ट अप्रोच अपनाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब एक फोर्थ अप्रोच भी है ट्राइब्स करने की। तो इसमें क्या हुआ कि ट्राइबल कल्चर का हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू कर दिया, ताकि डिसअपेयर होने से पहले उनको हम डॉक्यूमेंट कर लगे। तो अप्रोच को अर्जेंट एंथ्रोपोलॉजी भी एक अप्रोच है। ओके, तो इससे क्या हुआ, ट्रेडिशनल जो उनका नॉलेज सिस्टम है उसको डिजिटाइज किया गया। तो जो अर्जेंट एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि इससे पहले कि कल्चर जो है वो हो जाए, एक्सटेंट हो जाए, तो इनकी प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की गई। इससे पहले कि ये कल्चर डिसअपीयर हो जाए, तो हमने ट्राइबल्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि हम क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, चाहे वो आप ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस की बात की जाए जो वो अपनाते हैं। हम इसके अलावा और हम बात करते हैं डिफरेंट जो ट्राइबल्स की डेवलपमेंट है, तो ये भी डिफरेंट जो है वो स्टेजेस हैं, ये भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसके बाद एवोल्यूशनरी अप्रोच की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच की बात की, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की, और हमने एवोल्यूशनरी अप्रोच की बात की। तो एवोल्यूशनरी अप्रोच में क्या किया कि हमने सोसाइटीज़ का एवोल्यूशन एस्पेक्ट्स को हमने स्टडी करना है। यहाँ पे हमने क्लासिकल एवोल्यूशन की बात आती है, न्यू एवोल्यूशन को हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, किस तरह से सोसाइटीज़ जो है वो एक सिंपल सोसाइटी से हम चले गए सिविलाइज सोसाइटी में, तो उनकी स्टेजेस को हमने डेवलप करना है, इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी अप्रोच। उसके बाद हम हिस्टोरिकल अप्रोच
की अपराध करते हैं। तो हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या करा कि तो ट्राइब्स जो है वो इंडिया में रह रहे हैं सिंस टाइम्स इमेमोरियल। ट्राइब्स आर लिविंग इन इंडिया सिंस टाइम्स इमेमोरियल। जैसे जैसे बाकी सिविलाइजेशंस ने इवॉल्व किया, ग्रो किया, वैसे ही ट्राइब्स ने भी ग्रो किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फाइंडिंग्स ने कहा कि जो गारो हिल्स की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको क्रॉप कल्टीवेशन आता था। जब नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर, तो उनको भी उस टाइम पीरियड से ही एग्रीकल्चर करना आता था। ओके, तो ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स का अगर हम देखें, हिस्टोरिकल अप्रोच को देखें, तो वो एक ही स्टेज पे आगे, एक ही स्टेज के साथ आगे प्रोग्रेस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ट्राइब्स ने अलग स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, नॉन ट्राइबल्स ने अलग स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन को अडॉप्ट किया। तो हमने देखेंगे, हमने इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहिए, है ना। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टडी किया, चाहे एन के बॉस हो, चाहे एन सी दुबे हो, चाहे एफ जी बोले हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच, अप्रोच, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद फोकलोर की बात करते हैं। अब फोकलोर क्या है? तो जो उनके जो जनरेशन, तो उसको कलेक्ट करना है, हमने प्रिजर्व करना है फोकलोर ट्रेडिशंस को। ठीक है, तो हमने जो फोकलोर में अगर स्टडी करनी है, उनको फोकलोर को स्टडी करना है, तो हमने उनके मैजिक को स्टडी करना पड़ेगा, फोक मैजिक को स्टडी करना पड़ेगा, फोक कस्टम्स को स्टडी करना पड़ेगा, फोक राइट्स को स्टडी करना पड़ेगा, फोक सॉन्ग्स, फोक रिक्रिएशन। तो इन चीज़ों को ये इंक्लूड आता है, इसमें इंक्लूड करता है। ठीक है, तो डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, ओके, ट्राइबल कल्चर को समझने के लिए। ओके, तो एस.सी. रॉय ने जोर दिया कि हमें फोकलोर स्टडी करके हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट को स्टडी करते हैं। तो अप्रोचेस हैं डिफरेंट। इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच हमने डिस्कस किया। इंटीग्रेशनिस्ट की हमने ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। और एवोल्यूशनरी अप्रोच कहती है कि हमने जो इवॉल्व हुई है ट्राइबल सोसाइटी डिफरेंट स्टेजेस में, तो हमने इन स्टेजेस को डीपली एक एक करके हमने स्टडी करना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहती है कि हमने जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, तो उनको अपने अपने तरीके से उनको ट्राइब्स को स्टडी करना चाहिए। हिस्टोरिकल अप्रोच ये कहती है कि हमने जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करना चाहिए। फोकलोर ये कहता है कि हमने ट्राइबल्स का जो इनका जो डिफरेंट फोक सॉन्ग्स हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, फोक्स म्यूज़िक है, फोक डांसेस हैं, फोक रिक्रिएशन है, तो उनको हमने स्टडी करना चाहिए। ये एस.सी. रॉय ने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया। ओके, तो अगर हम देखें, इसके बाद हम बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं पॉलिसी अप्रोचेस क्या हैं। पॉलिसी अप्रोचेस टू ट्राइब्स। तो हमने आइसोलेशन अप्रोच हमने स्टडी की, हमने एसिमिलेशन अप्रोच स्टडी की, हमने इंटीग्रेशन अप्रोच की थी। तो किस तरह से ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए हमने पॉलिसीज अप्रोच किस तरह से करनी है। ओके, आइसोलेशनिस्ट अप्रोच, वेरियर एलिविन ने कहा था आइसोलेशनिस्ट अप्रोच अप्लाई करने के लिए। ओके, तो जे हटन ने भी आइसोलेशनिस्ट अप्रोच को फेवर किया। ठीक है, अब इसको जो है वो क्रिटिसाइज भी इन जे हटन और वेरियर एलिविन का जो आइसोलेशनिस्ट अप्रोच था। ओके, तो इस अप्रोच को
क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज थे मॉडर्न नॉलेज के, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसकी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब हम उनको अलग रखेंगे तो वो मॉडर्न नॉलेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो GS गुरु ने, अस्सी दुबे ने इनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। ओके, तो अब दूसरी हम अप्रोच की बात करते हैं, असिमिलेशन अप्रोच। असिमिलेशन अप्रोच की अगर हम बात करें तो GS गुरु जो कि आइसोलेशनिस्ट अप्रोच के खिलाफ थे, तो GS गुरु ने कहा कि हमें जो ट्राइब्स हैं बेसिकली ये बैकवर्ड हिंदूज़ हैं, और इनको जो है वो कम्प्लीटली जो है वो असिमिलेट करना चाहिए हिंदू कल्चर में। तो इनको कल्चर असिमिलेशन होना चाहिए, इनको अलग करके हम स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम स्टडी करेंगे तो मॉडर्न नॉलेज का ट्राइब्स जो हैं वो नहीं ले पाएंगे बेनिफिट, और वो बैकवर्ड ही रह जाएंगे। तो असिमिलेशन का काम था कि GS गुरु ने कहा कि इनको जो है वो असिमिलेट करना चाहिए, है ना, हिंदू कल्चर में। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन अप्रोच की। इंटीग्रेशन अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये मिडल में आता है, ये आइसोलेशनिस्ट और असिमिलेशन के मिडल में आता है। तो एल्विन जो था इंटीग्रेशन अप्रोच के लिए नेहरू जी ने कहा। ओके, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि असिमिलेशन और इंटीग्रेशन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, आइसोलेशन है, सेग्रीगेशन है, है ना। हमने उनको जो हेल्थ डिसीजेस उनको लगी हुई हैं उनको दूर करने की बात की। ओके, तो ये बेसिकली ट्राइबल डेवलपमेंट में आएगा, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हमने, और क्या प्रोग्राम्स हैं इनके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पीसा एक्ट है 1996। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो ये इनके प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं। ओके, तो इन चीज़ों की हमने बात की। इनके लिए 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके लिए प्रोविजंस हैं, इनके लिए रिजर्वेशंस हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, हेल्थ के ऊपर जोर दिया जा रहा है, एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने पर जोर दिया जा रहा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो पुअर हैं उनको एनहांस करने की बात की जा रही है, जो ट्राइब एलिनेशन है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है।
बैकवर्ड ट्राइब्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ट्राइबल पंचशील है, ठीक है। ट्राइबल पंचशील जो नेहरू ने दिया था, तो नेहरू ने कहा कि उनके जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करो, उनका जो कल्चर है उनको रिस्पेक्ट करो, उनका जो इंटेलेक्चुअल है वो उनको ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करो, है ना, और जो ह्यूमन कैरेक्टर है उसको रिस्पेक्ट करो। तो पंचशील में क्या कहा गया, 5 पॉइंट्स दिए गए नेहरू जी ने। तो उसमें कहा किया कि इनके अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, इनके अपने इंटेलेक्ट को रिस्पेक्ट करना है, उनकी बुद्धि को आप रिस्पेक्ट करो, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करो, उनके राइट्स को एक्सेप्ट करो, उनकी ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करो, जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर डेवलप हुआ है उसको आप डेवलप करो, ऑटोनॉमी को डेवलप करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो इन चीज़ों की बात थी। तो पंचशील, तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए पंचशील, ट्राइबल पंचशील की बात की। तो ट्राइबल जस्टिस हमें कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो वेरियर एल्विन के साथ मिलकर इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस हुआ ट्राइबल पंचशील का, बिल्कुल हुआ सिग्निफिकेंस। ओके, तो नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो बन रही है ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए हमने वो डिस्कस करी है हमने, है ना। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, डिसीज़ की प्रॉब्लम है, लिटरेसी रेट पुअर है। ओके, तो वेरियस प्लान्स एंड कमीशंस की बात हम करें, तो शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन बनी हुई हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो एलपी विद्यार्थी के द्वारा देखा जाए तो प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स बना था ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो एलपी विद्यार्थी का नाम भी इसमें हम जो हमने प्रोग्राम्स जो सारे डिस्कस किए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स बना ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। प्लानिंग कमीशन का टास्क फोर्स बना ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज हेडेड बाय एलपी विद्यार्थी। ओके, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो प्लानिंग कमीशन का टास्क फोर्स बना, ठीक है, एलपी विद्यार्थी के द्वारा। उसके बाद शुरू ओ कमेटी बनी। तो डेवार कमीशन बना, डुवन डेवार कमीशन बना। तो शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन बना। तो ट्राइबल की डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज किया था शिलो डेबार कमीशन ने, यूएन डेबार ने, और शिलू SHILU शिलू ओ कमेटी और यूएन डेबार। ओके, उसके बाद ट्राइबल सब प्लान की बात की गई, ठीक है। तो किसने रिकमेंडेशन दी थी, जो टास्क फोर्स बना था पार्लियामेंट कमीशन टास्क फोर्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज बाय एलपी विद्यार्थी, और जो एक्सपर्ट कमेटी हेड की थी SC दुबे ने, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि ट्राइबल सब प्लान बनना चाहिए कि किस तरह से हमें रैपिड वे से सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें पीपल की, ठीक है। तो ये वेरियस हम बात करते हैं, ट्राइबल प्रोग्राम्स की बात हम करते हैं, कमेटीज़ की बात हम करते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल पॉलिसीज़ की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमने ट्राइबल एरिया से किस तरह से हुई वो भी हमने बात की, है ना। तो हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसके ऊपर तो आप विलेजेस को हमने वो पावर्स दे दी कि किस तरह से वो नियर बाई फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करें,
ठीक है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो किस तरह से उनका जो फॉरेस्ट में डेवलपर्स हैं उनकी लाइवलीहुड को कैसे हम इंश्योर कर सकें। प्रेशर जो था फॉरेस्ट के ऊपर उसको भी मिनिमाइज करना था, इनको बेसिक फैसिलिटीज़ देनी थी। तो सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया गया, इसमें ट्राइबल्स को इंक्लूड किया गया फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया गया। इंक्रोचमेंट को, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर ट्रेनिंग दी गई, इनको पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी गई। ओके, तो ये चीज़ें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आई। अब पर्टिकुलर जो वुल्नरेबल उनके ऊपर हमने स्टडी किया। पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर ही एक कैटेगरी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी नहीं है। पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो सिर्फ अगर डिफरेंशिएट करें पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ये क्या है, मैटर डिग्री ऑफ डेवलपमेंट का ही इनमें आपस में इशू है। ओके, तो शिलू ओ कमेटी का नाम इसमें आता है, जो प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो इन्होंने कहा कि हमने जो प्लानिंग की है, हमने जो चेंजेस की है, डेवलपमेंट की है, वो उनका इम्पैक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। तो शिलू ओ कमेटी की बात करें, UN डेबर कमेटी की बात करें, LP विद्यार्थी के कमेटी के द्वारा बनाई गई थी उसको ही बात करें, बैरियर जो SC दुबे की कमेटी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने ये कहा कि ट्राइबल के लिए जो हमने प्लान्स बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, उनका इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो वो कम्युनिटीज़ जिनके में डेवलपमेंट कम थी, ओके, तो अब जो प्रिमिटिव वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी अलग कैटेगरी बनाई गई, प्रिमिटिव ट्राइब्स बनाए गए, पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बनाए गए। ओके, तो डेबार कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का गठन हुआ। तो इनमें क्योंकि हमें पोल्ट्री फार्म भी सेटअप किए, एनिमल हस्बेंड्री की नॉलेज दी, तो इनमें एग्रीकल्चर जो है वो प्रिमिटिव लेवल का था। ठीक है, प्री जो इनकी टेक्नोलॉजी थी वो प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी थी। ओके, तो रेट ऑफ लिटरेसी रेट भी इनका बड़ा लो था। तो पॉपुलेशन जो थी इनकी कम हो रही थी, या फिर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन थी। लिटरेसी रेट कम था, जो मोड ऑफ एग्रीकल्चर थे वो बड़े ही आउटडेटेड थे, है ना। जो एग्रीकल्चर से पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो अभी भी इनके पास वही टेक्नोलॉजी है, प्री एग्रीकल्चर लेवल। ओके, तो 75 पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आइडेंटिफाई किया। 705 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी उनमें से हमने कम से कम 75 जो है वो पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइब्स हमने आइडेंटिफाई किए। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसने आइडेंटिफाई किया, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। ओके, तो अब सहारिया पीपल है मध्य प्रदेश के, राजस्थान में, वो उनकी सबसे ज़्यादा है अमंग द पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स।
ओके गाइस, तो ये मैंने आपको ब्रीफ में आपको पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बता दिया। अब ये इनके लिए प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स क्या हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के, ठीक है। अब एनजीओ का क्या रोल है ट्राइबल डेवलपमेंट में, ओके। तो ट्राइबल डेवलपमेंट के क्या रोल है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के मेजर्स हैं डेवलपमेंट ऑफ, तो इनके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है, ट्राइबल सब प्लान है। बहुत सारे ये जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपर्पस ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं।
हेल्थ इश्यूज हैं, इनके वही इश्यूज हैं, लिटरेसी के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, वल्नरेबिलिटी है इनकी ज़्यादा। ओके, तो इनकी देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। ये आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे, आपको बिहार में मिल जाएंगे, झारखंड में मिल जाएंगे, उड़ीसा में मिल जाएंगे, गुजरात में मिल जाएंगे, कर्नाटका में मिल जाएंगे, केरला में मिल जाएंगे, है ना, मणिपुर में मिल जाएंगे, त्रिपुरा में मिल जाएंगे। हर हर जहाँ जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ आपको ये जो है प्रिमिटिव पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ग्रेट अंडमानीज हैं, ऑन्जस हैं, जरावास हैं, सेंटिनलीज हैं, तो ये सारे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। वेस्ट बंगाल में आपको कौन से जाएंगे, बिरहोर हैं, टोटोस हैं, लोदास हैं। यूपी एंड उत्तराखंड में मिल जाएंगे आपको राजीस हैं, त्रिपुरा में रियांग्स हैं, तमिलनाडु में आपको टोडास, कोटास, इरुलास, पनियंस, ये सारे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, राजस्थान में आपको सिहारियास मिल जाएंगे, उड़ीसा में आपको जुआंग्स मिल जाएंगे, लोधास आपको उड़ीसा में भी मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में लोदास मिल जाएंगे, टोटोस मिल जाएंगे, बिरहोर मिल जाएंगे। बिरहोर आपको उड़ीसा में मिल जाएंगे, आपको लोदास मिल जाएंगे उड़ीसा में, जुआंग्स मिल जाएंगे उड़ीसा में, त्रिपुरा में मिल जाएंगे, मणिपुर में मिल जाएंगे, नागास, मरम नागास। महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे मरिया गॉन्ड्स। एमपी और छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे आपको बिरहोर, बायगास। ठीक है, कर्नाटका में मिल जाएंगे, गुजरात में मिल जाएंगे सिद्धि, बिहार और झारखंड में मिल जाएंगे असुर, बिरहोर्स। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मिल जाएंगे आपको। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन किन किन स्टेट्स में कौन कौन से पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो आप मेनली देख लीजिए कौन कौन से ट्राइब, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ हर एक स्टेट से दो दो तीन तीन ट्राइब्स ग्रुप आप पकड़ लीजिए। ठीक है, तो जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में आप बोडो गडब्बा है, बोडो गडब्बा है, बोंडो पोरोजा है, ओके गाइस। तो हम देखते हैं कि एनजीओ का क्या रोल है ट्राइबल डेवलपमेंट में। ओके, तो एनजीओस
का आपको मैंने बताया था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कॉमन गुड के लिए काम करती हैं, है ना। अल्कोहलिज्म के इफेक्ट्स के बारे में बताया, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में किया, और ग्राम पंचायत और कोऑपरेटिव्स इन्होंने बनाई। तो भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नागालैंड गांधी आश्रम जो वह नॉर्थवर्ती हैं। भारतीय आदिम जाति सेवा संघ, भारतीय आदिम जाति सेवा संघ, ये आपको एंथ्रोपोलॉजी, आपके आंसर्स में एंथ्रोपोलॉजी झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो इन कमेटीज़ को, इन एनजीओस को आपको कोट करना ही पड़ेगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाई थी भारतीय आदिम जाति सेवा संघ और नागालैंड गांधी आश्रम, तो ये काम एनजीओ का था। तो लाइवलीहुड दिया उन्होंने, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स कैरी आउट किए, हेल्थ न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स कैरी आउट किए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैरी आउट किए, कोऑपरेटिव्स उन्होंने बनाई वहाँ पे, राइट्स की बात की, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात की, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की, विमेन डेवलपमेंट को उन्होंने फोकस किया। तो विमेन्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बनाई। ओके, तो गाइस इस वीडियो में जहाँ तक ही रखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।